साथियों नमस्कार, मैं अभिषेक आपको फिर से अपने ओमेगा क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आधुनिक भारत के अगली कड़ी में अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल विजय को समझेंगे। पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे। पढ़ना और समझना अलग अलग मैटर होता है। पढ़ने से आप चीज़ों को याद रखते हैं, समझने से आप उस पढ़ाई को जिसको आप पढ़ रहे हैं बहुत तरीक़ों से ध्यान रख पाएंगे। और दूसरी बात कि जो अंग्रेज़ की जो विजय थी भारत में, जो बंगाल से प्रारंभ हुई, वो एक बहुआयामी जो प्रक्रिया है उसकी एक शुरुआत पर थी। तो हमने पिछले वीडियो में भी जैसा बताया था कि कर्नाटक युद्ध से जो यूरोपियन शक्तियाँ थी वो समझ गई थी कि हमारे राजनीतिक लोग अर्थात जो हमारे शासक वर्ग है वो नैतिक रूप से कितने दुर्बल हैं। बंगाल जो विजय जो अंग्रेज़ों के द्वारा था वो आधा छल कपट छद्म से और आधा बाहुबल से था। आधा कैसे? तो जो प्लासी का युद्ध था वो छल कपट से जीता गया था और जो बक्सर का युद्ध था वो बाहुबल से जीता गया था। इसको हम समझेंगे आगे। तो एक चीज़ आपके मन में स्वाभाविक प्रश्न आ सकता है कि अंग्रेज़ों ने बंगाल विजय ही क्यों किया, पहले अन्य जगहों पर वो क्यों नहीं गए, और दूसरा कि अंग्रेज़ ऐसा क्यों करना चाहते थे। तो पहला जो सवाल है कि अंग्रेज़ों ने बंगाल विजय ही क्यों किया, तो इसके पीछे एक सबसे बड़ी जो कारण थी कि बंगाल भारत का सबसे धनी प्रांत था। माना यह जाता था कि पूरी दुनिया से जो धन है वो बंगाल में खिंचा चला आता है। कहने वाले तो यहाँ तक लेखकों का कथन है कि करोड़ों रुपये के सोने और करोड़ों के चांदी जो थी वो प्रति वर्ष बंगाल आया करता था। एक किंवदंती है, कथा ऐसी है कि बंगाल में जो भिखमंगे होते थे वो भी चांदी के कटोरे में भीख मांगा करते थे। ये स्थिति थी बंगाल की। और बंगाल का मतलब ध्यान रखिएगा, वो आज का बंगाल नहीं, बंगाल का मतलब पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब मिलाकर बहुत बड़ा प्रांत था और व्यापार में अग्रणी था। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि पश्चिम में जहाँ गुजरात इलाका हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, वहाँ पे मराठे बहुत ताकतवर थे उस समय। तो अंग्रेज जो थे वहाँ उतनी जल्दी वो पैर नहीं जमा सकते थे। और हमने पहले भी बताया था कि यूरोपियन शक्तियाँ जो थी वो समुद्र के रास्ते हमारे यहाँ आई थी, तो पश्चिम से आक्रमण का कोई कारण नहीं बनता था। तो सबसे पहले उन्होंने जब कर्नाटक युद्ध में अपनी श्रेष्ठता साबित कर ली और फ्रांसीसियों को पांडिचेरी जैसे एक छोटे जगह में समेट दिया, तो उन्होंने सारा ध्यान बंगाल की ओर लगाया और इसमें उन्होंने हर वो नीति अपनाई जिससे एक साम्राज्य का निर्माण हो सकता था। छल कपट छद्म कपट और यहाँ तक कि निकृष्टता के हर पद्धति को पार कर दिया। आपको पता होना चाहिए कि जब वारेन हेस्टिंग्स अवध में गए थे तो उन्होंने अवध की जो रानियाँ थी उनके गलों से गहना तक खींच लिया था। इसके लिए बाद में उन पर महाभियोग भी वहाँ चलाया गया था, लेकिन कोई सज़ा नहीं हुई थी। अब भाई सज़ा क्यों देते? वो तो उनके लिए साम्राज्य निर्माण कर रहे थे और साम्राज्य निर्माण कोई रामायण का पाठ करके तो होता नहीं, निकृष्टता करनी ही पड़ती है और उन्होंने ऐसा किया। तो ये सब चीज़ें जो थी वो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर क्यों किया, कैसे किया और उसका प्रारूप क्या था, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका हमने नाम रखा है भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय। याद रखिए, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे फ्रांसीसी और अंग्रेजी शक्तियों में जो सर्वोच्चता के लिए ये जंग हुई उसमें अंग्रेज विजयी हुए। अब यहाँ था भारत को कब्जा करना, भारत को अपने हाथ में लेना। तो एक चीज़ समझिएगा कि ये सारी खेल जो हुई थी वो व्यापार के लिए हुई थी। व्यापार कैसे होता था उस समय? व्यापार ऐसे होता था कि कोई एक देश से माल जो आता था दूसरे देश जाता था, वहाँ से धीरे धीरे माल अंदरूनी इलाकों तक जाता था और व्यापार की चुंगी देनी पड़ती थी। भारत जो था वो
जब केंद्रीय शक्ति के अधीन रहता था तो चुंगी बहुत कम जगह देने पड़ती थी। जब केंद्रीय शक्ति कमज़ोर पड़ जाती थी तो चुंगी बहुत जगह देना पड़ता था। आप मध्यकालीन इतिहास जब पढ़ेंगे तो समझेंगे कि कैसे गुप्ताज एरा में, जो गुप्त काल था, उसमें जब सामंती व्यवस्था लागू कर दी गई, सामंती व्यवस्था माने उत्पन्न हुई, तो सामंती व्यवस्था प्रारंभ में तो बहुत अच्छा सिद्ध हुआ, लेकिन कालांतर में वो व्यापार के लिए बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम लेकर के आया। और भारत का जो वैश्विक जुड़ाव था वो उस सामंती व्यवस्था के कारण कट गया। व्यापार इतना ठप पड़ गया, इतना ठप पड़ गया कि कुछ कहना नहीं। कमोबेश वही स्थिति आगे भी चलती रही। जब भारत में खिलजी या तुगलक या अकबर जैसे केंद्रीकृत शासक मजबूत होते थे तो व्यापार अंदर तक जाता था, कहीं कोई समस्या नहीं होती थी। लेकिन 1750 के बाद, या यूँ कहें कि औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत बंगाल, निज़ाम जो हैदराबाद था सो, कर्नाटक, उधर मराठा, सब अलग अलग हो चुके थे और सबकी अपनी डफली अपना राग था। तो जो यूरोपियन शक्तियाँ थी उन्होंने सोचा कि जब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो क्यों न हम भी शासन में भागी हो जाए, हम भी इसको कब्जा कर लें और हम ही व्यापार करेंगे। वो तो पूरी दुनिया में उपनिवेश स्थापित कर रहे थे, तो उन्होंने इस ओर अग्रसर हुआ। अब आप ये समझ सकते हैं कि जब वो उपनिवेश बनाने के लिए भारत में अग्रसर हुए तो कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण वो आगे बढ़ते चले गए और हमारे जो लोग थे पिछड़ते चले गए। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जब अंग्रेज या यूरोपियन शक्तियाँ कहीं भी मैंने वैश्विक स्तर पर आए तो उनके जो पीछे उनकी जो राष्ट्र की शक्ति थी वो लगी हुई थी। याद रखिए, वारन हेस्टिंगर जो थे वो पर डे 200 किलोमीटर घोड़े पर बैठ के अंग्रेजी राज को मजबूत किया करते थे। आज के बाबू लोग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि हमें कुछ होता है तो हमारे पीछे पूरी अंग्रेजी शक्ति लगी हुई है। और दूसरा ये था कि अंग्रेजी जो क्या कह सकते हैं सिस्टम था, सरकारी सिस्टम था, वो इस तरह से बना हुआ था कि वहाँ व्यक्ति हट जाते थे लेकिन क्या उसको पद वही रह जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे यहाँ पे अपने पूरे सिस्टम को, वांगमय को खड़ा किया और व्यापार जो था उनका चल ही रहा था। धीरे धीरे उन्होंने सारे राजाओं को अपने अधीन लेना शुरू किया, हराकर, पीटकर, काटकर, हटाकर, किसी भी तरह से, और एक अच्छा खासा मजबूती अपनी दर्शाई। और फिर धीरे धीरे राजाओं को आपस में उलझाकर कमज़ोर किया। अब फिर जो राजा बहुत कमज़ोर होता था उसको अपने में हड़प लेते थे और उसके बाद फिर अगले पर ध्यान लगाते थे। यदि इसको आप आधुनिक नज़रिए से देखें तो आपको ये दिखेगा, आज भी जो बड़े राष्ट्र होते हैं छोटे राष्ट्रों को आपस में लड़ाते झगड़ाते रहते हैं। जो थोड़ा कमज़ोर होता है उसे धन देते हैं कि भाई हम तुम्हें धन देंगे, हम तुम्हें हथियार देंगे, जाओ लड़ो। अब कुछ ऐसे लेखक भी भेज देते हैं, वो ऐसे इस बातें लिखेंगे कि वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता जो है एकदम बोलेगी नहीं नहीं युद्ध होना चाहिए। अरे भाई पहले खाना तो भरपेट खा लो तब युद्ध लड़ना। लेकिन खैर उनका ये शुरू से नहीं चल रहा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय। देखिए भारत में जो ब्रिटिश शक्ति का उदय था वो बंगाल से हुआ और भारत में प्लासी के युद्ध से ब्रिटिशर्स जो थे वो इस मोड में आ गए थे कि वो भारत को कब्जा कर सके धीरे धीरे। तो सबसे पहले उन घटनाओं को समझिए जो बंगाल में उस समय घट रही थी। तो अंग्रेज जो थे, हमने लिख रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। देखिए हमने लिख रखा है कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रथम कोठी गोदाम को कहा जाता था 1651 में हुगली में तत्कालीन बंगाल के सूबेदार शाहजहां के समय में बनाया था। शाहजहां के जो द्वितीय पुत्र थे उनकी अनुमति से 1651 में अंग्रेजों ने पहला गोदाम बंगाल में बनाया। उसके बाद 1698 में, याद रखिएगा परीक्षाओं में पूछा जाता है, 1698 में सूबेदार अजीमुशान ने उन्हें सोनातनी, कालीघाट एवं गोविंदपुर की जमींदारी दे दी, जहां आज कलकत्ता वसा। अर्थात ये 3 गांव जो था उसकी जमींदारी अंग्रेज़ों को दे दी गई कि आप यहाँ रहिए, आप अपना कर वगैरह वसूलिए और आप अपना कोठी गोदाम बनाइए और जो करना है कीजिए, बदले में हमको जो कर होता है दे दीजिए। अंग्रेज़ों ने वहीं कलकत्ता शहर बसाया जो आज बसा हुआ। उसके बाद ये जो दोनों घटनाएं थी, मतलब जमींदारी और प्रथम कोठी, उसको 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने जो भी पुराने सरदारों के अनुदान थे उस सब की पुष्टि कर दी। अर्थात जो भारत के राजा थे उस समय फर्रुखसियर, उन्होंने
बंगाली नवाबों के द्वारा दिए गए सारे कानूनों की पुष्टि कर दी। अब देखिए इसमें समझिएगा कि भारत में स्ट्रक्चर ऐसा था कि लाल किला में बैठा हुआ बादशाह पूरे भारत का बादशाह होता था। बाकी बंगाल में, हैदराबाद में ये सब जो होते थे उनके क्या कहते हैं, गवर्नर टाइप के हुआ करते थे, जिनको नवाब बोला जाता था। ये नवाब जो होते थे उस पूरे इलाके में शासन व्यवस्था देखते थे, चुंगी कर वसूलते थे और बदले में सरकार को कर दिया करते थे, उनके यहाँ हाजिरी दिया करते थे और उन युद्ध वगैरह में उनकी सहायता किया करते थे। जब राजा बहुत ताकतवर होता था तब तो ये बहुत दबे होते थे, लेकिन जैसे ही राजा वो कमज़ोर होता था ये स्वतंत्र हो जाते थे। तो बंगाल में स्थिति ये थी कि वो लगभग अर्ध स्वतंत्र था। वो दिल्ली की बात ज़्यादा नहीं माना करते थे, थोड़ा बहुत मान लिया कि भाई चलो हम आपके अंदर में हैं। अब स्थिति ये हुई कि 1741 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना, जो पहले बिहार का सूबेदार था। यहाँ से मामला चेंज हो गया। अलीवर्दी खां जो था वो थोड़ा योग्य आदमी था, वो योग्य शासक था। पहले बिहार का सूबेदार था, बाद में वो बंगाल के नवाब बन गए। उन्होंने कर्नाटक को हाल देखा था कि कैसे जो अंग्रेज और फ्रांसीसी थे उन्होंने पूरे कर्नाटक को बर्बाद कर दिया। अब जैसे ही अलीवर्दी खां शासक बने तभी मराठा हमला झेलने लगे। वो मराठा जो थे वो उड़ीसा तक चढ़ाए। तो पूरे 15 साल जो अलीवर्दी खां थे वो मराठा से लड़ने में लगे। इधर अंग्रेज़ों ने जो फोर्ट विलियम बनाया था उसको वो अथी करने लगे, क्या करने, किलेबंदी कर ली, तोपें चढ़ा ली और चारों खाई घेर दिया। तो इस पर अलीवर्दी खां का ध्यान गया कि भाई हमने आपको कोठी दिया है व्यापार करने के लिए, आप उस पर तोप क्यों चढ़ा रहे हैं, आप उसकी किलेबंदी क्यों कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, वो अपना करते रहे। इसी बीच अलीवर्दी खां मर गए या मृत्यु हो गई उनकी, और उसके बाद 56 में मरे। उसके उपरांत उनका दोहित यानी कि जो नाती था वो सिराजुद्दौला वो शासक बना। कहाँ का, बंगाल का नवाब बना। अब देखिए सिराजुद्दौला जो था वो थोड़ा सा उदंड प्रवृत्ति के आदमी था, उसको इतनी समझ नहीं थी और वो बेचारा खुद के भी समस्याओं में घिरा हुआ था। उसकी जो मौसी थी घसीटी बेगम, उसके जो भाई थे पूर्णिया के शासक थे, शौकत जंग उनका नाम था, ये सब शासक बनना चाहते थे। उधर बहुत सारे उसके जो मातहत थे यानी सूबेदार जो थे वो भी उससे चिढ़े हुए थे। तो वो उनको शासक मानते ही नहीं थे, लेकिन वो तो शासक बन गए थे। तो अब स्थिति ये हुई कि बंगाल में राजनीतिक स्तर पर बहुत ज़्यादा मतलब अपने में मतभेद चल रहा था। इसी बीच में क्लाइव की एंट्री हुई। इसकी एंट्री हुई, रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री हुई। क्लाइव ने कहा, देखा कि भाई यहाँ तो इस तरह की मामला है, तो उसने ऐसा कुचक्र रचा कि अंत में सिराजुद्दौला जो था वो मारा गया। बाद में मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। मीर जाफ़र बंगाल का शासक बना और उसके बाद इतनी ज़्यादा गतिपति हुई बंगाल की कि कुछ कहना नहीं। तो आइए अब इन घटनाओं को भी समझते हैं कि सिराजुद्दौला के समय से ये घटनाएं कैसे चेंज हुई। देखिए हमने इतना तक शुरुआती से दे रखा है इसलिए कि भाई एक ओवरऑल समझ में आप में बनती रहे कि उस समय कैसी घटनाएं हो रही थी। अब समझते हैं कि सिराजुद्दौला के समय में क्या घटनाएं हुई जो प्लासी के युद्ध तक आई और फिर मीर जाफ़र और फिर मीर कासिम तक कैसे घटनाएं गई कि बक्सर का युद्ध हुआ और बंगाल अंग्रेज़ों की झोली में गिर गया। तो जब ये सब घटनाएं हुई अर्थात सिराजुद्दौला शासक बने और उनके जो मौसियाँ थी, आंटियाँ थी, भाई थे, वो उनकी जगह पर सत्ता जमाना चाहते थे। तो अंग्रेज़ों ने घसीटी बेगम, उसकी जो आंटी और मौसी दोनों थी, उसका सपोर्ट किया। तो सिराजुद्दौला भाई चिढ़ गया कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसी बीच तो आपको बताया भी कि उन्होंने फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर दी। तो उसने क्या किया कि फोर्ट विलियम पे हमला कर दिया, क्योंकि उसको मराठों का डर था
मराठे जो थे एकदम बंगाल पर आक्रमण करने के लिए बैठे हुए थे। तो उसने कहा कि भाई आप इस किलेबंदी को बंद कीजिए नहीं तो हम हमला करेंगे। अंग्रेज़ों ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और अंतोगतवा वो जो सिराजुद्दौला था उसने कलकत्ता पे हमला कर दिया। देखिए हमने लिख रखा है, फिर से आप इसको देख सकते हैं। 15 जून 1756 को सिराज ने फोर्ट विलियम घेरा तथा 20 जून 1756 को कब्जा कर लिया। और डायरेक्ट कब्जा नहीं किया, पहले उन्हें संदेश दिया कि भाई आप हट जाइए वहाँ से। उन्होंने बात नहीं मानी तो वो उस पर हमला करके कब्जा कर लिया। अब एक घटना को याद रखिएगा, इस दिन हमला हुआ था और कब्जा उस दिन हुआ था। इसी बीच जो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस नाम को हमेशा याद रखिएगा, मनिक चंद। नवाब जो था मनिक चंद उसका एक अधिकारी था, उसको कलकत्ता सौंप करके और वहाँ से वो लौट गया। यानी कि नवाब जो थे मुर्शिदाबाद से कलकत्ता गए, कलकत्ता में उन्होंने फोर्ट विलियम को कब्जा किया। फिर मनिक चंद एक अधिकारी थे, उनको वो सौंप करके और मुर्शिदाबाद लौट गए, भैया के काम था। इसी घटना में, इसी कब्जे में एक घटना हुई थी जिसका नाम था ब्लैक हॉल घटना। हमने लिख रखा है, याद रखिएगा। 20 जून को ब्लैक हॉल घटना हुई थी, 20 जून 1757 को। 20 जून 1757 को ब्लैक होल की एक घटना हुई थी। ब्लैक होल की जो घटना थी वो पश्चिम के लोगों के द्वारा फैलाया गया एक झूठ था, ऐसा बहुत लोगों का मानना है। बहुत लोगों का मानना है कि वो सच था। अब क्या था, भगवान मालिक है। याद रखिएगा कि किसी भी भारतीय इतिहासकार ने, जो तत्कालीन इतिहासकार कोई भी इसका वर्णन नहीं किए हैं। बाद के भी लोगों ने कहीं पर भी इसका लिखित अलिखित रूप से वर्णन नहीं किए हैं। तो ये जो ब्लैक होल की घटना हुई थी, इसके प्रचारक थे J.Z. हॉलवेल। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, J.Z. हॉलवेल। J.Z. हॉलवेल जो थे वो इसके प्रचारक थे कि भाई एक बहुत छोटे कमरे में क्या हुआ कि 143 आदमी को जमा कर दिया गया और उसमें से 20 ही आदमी बच पाए, 123 आदमी मर गए। ऐसा उन्होंने दुष्प्रचार किया। हालांकि माना जाता है कि यह दुष्प्रचार उन्होंने अंग्रेजी जनमत को पाने के लिए किया था, यूरोपियन जनमत को पाने के लिए किया था कि ताकि जो हम भारत में पाप करने वाले हैं या जो पाप कर रहे हैं वो छिप जाए कि भाई वो तो बहुत गलत कर रहे थे। ऐसा भारतीय इतिहासकारों का मानना है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि J.Z. हॉलवेल जो थे वो ब्लैक हॉल के जो घटना थे उसके प्रतिपादक थे और उनका कहना था कि एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया गया जिसमें बहुत सारे लोग, औरत, बच्चे भी थे जो दम घुटने से मर गए। अब जब कलकत्ता पतन का समाचार दक्षिण में पहुंचा, मद्रास पहुंचा, तो वहां से क्लाइव और उसके और भी साथियों के साथ लोगों को भेज दिया गया कि भाई कलकत्ता को बचाइए। तो क्लाइव कलकत्ता पहुंचा और उसने क्या किया, मनिक चंद को दिया था ना, मनिक चंद को घूस दे करके, याद रखिए, घूस दे करके अपनी ओर मिला लिया। मनिक चंद को घूस दे करके अपनी ओर मिला लिया और कलकत्ता पर उसने कब्जा कर लिया। ठीक है। जब ये बात सिराज को पता लगा तो तिलमिला गया। इसी बीच जो अंग्रेज थे उन्होंने फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर को भी जीत लिया। अर्थात अंग्रेज पूरी तरह से तैयार बैठे थे कि हम कब्जा करेंगे, आपको जो करना है कर लीजिए। अब इसी बीच में क्या हुआ कि 23 जून 1757 को, हमने इसको दोबारा घेर रखा, आप देख लीजिए, 23 जून 1757 को आर पार की लड़ाई के लिए मैदान गढ़ाया। कहाँ पे, पलासी। पलासी जो है मुर्शिदाबाद से कुछ दूरी पे नदिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और वो उस ज़माने में आम का एक बहुत बड़ा बगीचा हुआ करता था। वहीं पे दोनों ओर की सेनाएं बैठी। नवाब के बहुत लंबी चौड़ी सेना थी, अंग्रेज़ों की उतनी बड़ी नहीं थी। हमने पहले भी बताया कि जो अंग्रेज़ी सेना होती थी वो अनुशासित होती थी। लेकिन क्लाइव ने युद्ध नहीं लड़ा, क्लाइव ने कूटनीति की। कूटनीति ये की कि उनके जो दो सेनापति थे, मीर जाफर और दुर्लभ राय, उसको अपनी ओर मिला लिया। और उनके दो सेनापति मीर मदान और मदन राय, मोहनलाल, मीर मदान और मोहनलाल जो थे वो लड़े। हालांकि दोनों खेत आए, मतलब दोनों मारे गए। और मीर जाफर और दुर्लभ राय को क्लाइव ने अपनी ओर मिला लिया था और युद्ध वास्तविक रूप से युद्ध हुआ ही नहीं, सिर्फ एक छोटी सी झड़प हुई जिसमें 150 आदमी मारे गए और नवाब को ये समझाया गया कि आप यहाँ से हट जाइए, तभी आप बच पाइएगा। नवाब वहाँ से भागे। बाद में मीर जाफर जो था, उसके जो बेटा था, उसने नवाब की हत्या कर दी और 25 जून को मीर जाफर बंगाल का नवाब बना।
देखिए, ये आपको एक बहुत छोटी सी घटना लगेगी भाई ये क्या कहानी है कि कुछ कुछ घटनाएं हुई फिर यहाँ पर ऐसे हुआ, लेकिन इसका जो इम्पेक्ट था वो बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था कि कुछ कहना नहीं। अब बंगाल का जो नवाब था वो क्या कह सकते हैं, अंग्रेज़ों का गुलाम था। आपको पता है कि जब ये बंगाल विजय हुई तो रॉबर्ट क्लाइव को 2.5 लाख पाउंड घूस दिया गया था प्राइवेट रूप से। सोच सकते हैं कितनी बड़ी राशि होगी। 50 लाख जो रुपये थे वो लोगों में बांट दिए गए, जो वहाँ के तोपची थे, घोड़े चलाने वाले थे, इन सबको बांट दिए गए। तो इस तरह से जो था बंगाल में जो घटनाएं हुई, इसमें ये सब चीज़ें समाहित हुई और लूट की एक अलग प्रक्रिया प्रारंभ हुई। और धनी प्रांत जो अभी आपको बताया था कि वहाँ पे चांदी के कटोरे में वहाँ के लोग भीख मांगा करते थे। अगले 50-100 सालों में 7 करोड़ बंगाली जो थे भूख से मर गए। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? यही प्लासी के युद्ध से। प्लासी का युद्ध एक झड़प था जिसमें अंग्रेज़ों ने या अंग्रेजी जो सेना थी या अंग्रेजी जो कमांडर थे उन्होंने कूटनीति से जीता, जिसमें उन्होंने मानिक चंद और जगत से जैसे लोगों को खरीद लिया। मीर जाफ़र को नवाब बनाने का लोभ दे दिया, दुर्लभ लाय को उच्च पद और अन्य लोभ दे दी, और इस प्रकार से उन्होंने सिराज जैसे जो स्वतंत्र शासक थे उसको हटा दिया वहाँ से। और अब खेल हुआ बंगाल में द्वैध शासन। कैसा शासन? द्वैध शासन। हालांकि 64 के बाद शुरू हुई थी, लेकिन उसकी आधारशिला रख दी गई थी। अब स्थिति ये थी कि बंगाल का जो नवाब था अंग्रेज़ों का गुलाम था, जैसा अंग्रेज कहते थे वैसा वो कर रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब प्लासी का युद्ध हो गई 23 जून 1757, याद रखिएगा, जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ तो मीर जाफ़र वहाँ का शासक बना। जब मीर जाफ़र शासक बना तो उसने अंग्रेज़ों को बोला था कि हम आपको इतना पैसा देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अब चूँकि राजकोष में पैसा था नहीं तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि फिर मीर जाफ़र को हटा करके मीर कासिम को बना दिया। किसको बनाया? मीर कासिम को। मीर कासिम जो था वो चतुर था, वो उसने थोड़ा बहुत प्रयास किया। प्रयास ये किया कि हम मैंने अपनी राजधानी चेंज की। चुंगी व्यवस्था में उस समय था कि जो अंग्रेज़ थे उनको चुंगी से छूट प्राप्त थी। उसने क्या किया कि सबको छूट प्राप्त कर दे दिया, बोला नहीं अंग्रेजी भारतीय सबको हम छूट दे देंगे। और इस प्रकार से उसने इक्वलिटी लाने की चाहत की, लेकिन अंग्रेज उससे चिढ़ गए और अंग्रेज़ों ने उसको भी हटाने का प्रयास किया। फिर वो वहाँ से भाग गया और भाग करके चला गया कहाँ? अवध। कहाँ चला गया? अवध। और अवध में जाके मिला कहाँ से? किससे? अवध के नवाब से और दिल्ली के जो मुगलिया एम्पायर के जो राजा थे उनसे। और तीनों ने एक सम्मिलित सेना बनाई। क्या बनाई? तीनों ने एक सम्मिलित सेना बनाई और निर्णय हुआ कि अंग्रेज़ों को वहाँ से भगाया जाएगा। इधर अंग्रेज भी बंगाल में खा खा कर खूब मोटे हो चुके थे और वो भी तैयार बैठे थे इस बार आर या पार। तो आइए अब देखते हैं कि बक्सर का जो युद्ध हुआ वो कैसे हुआ। तो अब बारी थी बक्सर युद्ध की। तो देखिए, प्लासी का जो युद्ध था वो कपट का चीज़ था, जहाँ पे धनी बंगालियों ने, कपटी अधिकारियों ने और क्या कह सकते हैं, मतलब सत्ता के भूखे जो सूबेदार थे, उन्होंने अंग्रेज़ों से समझौता करके बंगाल को एक तरह से बेच दी। और वो लूट हुई बंगाल में, उसको लूट, जो उसके बाद जो व्यापार हुआ उसको व्यापार नहीं कह सकते, सिर्फ लूट की संज्ञा दी जा सकती है। वो लूट हुई बंगाल में कि धन से भरा हुआ बंगाल जल्दी ही दरिद्रता के आगोश में चला गया। और फिर बंगाल में ऐसे ऐसे दुर्दिन आए कि आगे कुछ ही सालों में करोड़ों बंगाली काल के गल में समा गए। तो ये जो था 1757 का जो युद्ध था वो छद्म कपट का युद्ध था। लेकिन जो बक्सर का युद्ध था वो मसल्स पावर था, अर्थात तैयारी दोनों ओर से पूरी थी और युद्ध भी भयानक हुई, क्षति भी दोनों ओर से बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन अंतोगत्वा अंग्रेज विजयी हुई। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि अंग्रेज विजयी क्यों हुए, जो मैंने पहले भी बताया है
कि उनकी जो सेनाएं होती थी अनुशासित होती थी, उनके सेनाओं को समय पर वेतन दिए जाते थे, उनकी जो सेनाओं के हथियार होते थे उन्नत होते थे, और उनके सेनाओं में जो पद प्रतिष्ठा था उसका एक क्रम होता था। जबकि जो भारतीय राजा होते थे उनके सैनिकों में ये सब चीज़ें अनुपस्थित होती थी। फलतः जो सेना होती थी वो खत्म हो जाती थी, हार जाती थी, भाग जाती थी। दूसरा, जो भारत के जो सैनिक होते थे वो अपने राजा के अधीन लड़ा करते थे। अंग्रेजों के साथ ऐसा नहीं था, उनके राजा नहीं होते थे, उनके जनरल होते थे, मेजर होते थे, कैप्टन होते थे, उसके अधीन युद्ध होता था। मान लीजिए कि कोई कैप्टन मारा गया, कोई मेजर मारा गया तो उसकी जगह दूसरा आता था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ एक बार जो मारा गया उसकी सेनाएं भाग जाती थी। तो एक बहुत बड़ा चीज़ था। तो हमने कुछ चीज़ें लिख रखी है, देखिए 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। हमने आपको बताया था कि कैसे मीर जाफ़र बंगाल का नवाब बना और उसने बंगाल में लूट को प्रारंभ किया, और प्लासी के युद्ध के बाद उसने इतना घूस दिया, इतना कंपनी को पैसा दिया कि बंगाल का दिवाला निकल गया। बाद में अंग्रेज़ों की लिप्सा और बढ़ती गई, उसे और पैसा मांगने लगे, और बंगाल में हर काम अब अंग्रेज़ों से पूछ कर होता था, घूस भी वहाँ खूब चलता था। तो मीर जाफ़र जब इन सब चीज़ों को देने में असमर्थ हुआ तो अंग्रेज़ों ने सोचा कि अब इसको हटा देते हैं, और बाद में उन्होंने मीर कासिम को वहाँ का शासक बना दिया। मीर कासिम चतुर था, उसकी बड़ाई वारेन हेस्टिंग्स ने भी की है, हालांकि वो उससे चिढ़ता था। मीर कासिम ने क्या किया कि कुछ सुधार किया। हमने पीछे भी बताया कि उसने चुंगी बराबर कर दी, राजधानी चेंज कर लिया ताकि अंग्रेज़ों से दूर रह सके, लेकिन उसकी राजनीतिक खेती जितनी बड़ी नहीं थी कि वह नहीं समझ पा रहा था कि अंग्रेज चाह क्या रहे हैं। तो पहले ही बताया था कि कोई भी भारतीय शासक अंग्रेज़ों के मूल मंतव्य को समझ पाने में असमर्थ था। यही कारण था कि वो घुटने टेक रहे थे। अब जब 60 में वो बना तो उस कुछ देर तक तो उसने उनकी लिप्सा शांत की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इधर अंग्रेज भी समझ गए कि मीर कासिम जो है वो कुछ कपट कर रहा है, तो दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध क्या हुआ, झड़प होते थे, कभी मतलब अंग्रेज पीटते चलते थे, मीर कासिम भागता चलता था, और भागते भागते वो चला गया अवध। उस समय जो भारत के राजा थे, मतलब खोल ढोल का ही सही है कहिए कि जो राजा थे वो शाह आलम द्वितीय थे। अवध का जो नवाब थे वो शुजा-उद-दौला थे। अब मीर कासिम गए, सभी ने मिलकर सोचा कि भाई इनको हटा दिया जाए, और युद्ध हुआ बक्सर। कहाँ हुआ, बक्सर। देखिए बक्सर में युद्ध हुआ, कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को। ये डेट याद रखिएगा, कब हुआ, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर में युद्ध हुआ, जिसमें जो भारतीय शक्ति थी अर्थात मुगल्स, अवध और बंगाल के जो सम्मिलित सेना थी उसकी जो संख्या थी 50,000 प्लस थी। सोचिए 50,000 प्लस, और अंग्रेजों के कितने थे, 7,000। कितने थे, 7,000। और जो अंग्रेजों के जो कमांडर थे वो मेजर मनरो था, याद रखिएगा, मेजर मनरो जो था अंग्रेजों का कमांडर था। और ये युद्ध हुई, और इसमें दोनों पक्षों की भयानक क्षति हुई, और इस क्षति में मतलब क्या कह सकते हैं, कभी लगा अंग्रेज़ों को कि हार जाएंगे, लेकिन अंतोगत्वा भाग्य उनके साथ रहा, और बक्सर के युद्ध में भारतीय शक्तियाँ नष्ट हो गई। और बक्सर के युद्ध के बाद जो था वो इलाहाबाद की संधि हुई, याद रखिएगा। कौन सी संधि, इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि का जो मसौदा था रॉबर्ट क्लाइव ने तैयार किया था, और इलाहाबाद की संधि में जो इलाहाबाद और बनारस और कड़ा के जो इलाके थे वो भी कंपनी को मिल गए, और युद्ध का हर्जाना भी कंपनी को दिया। किन्होंने दिया, उन शासकों ने जो युद्ध लड़ रहे थे। सोचिए कितनी घृणित बात है कि वो हारे भी और युद्ध का हर्जाना भी दिए, और अंग्रेज़ों ने बहुत बड़े क्षेत्र को कब्जा भी लिया। और युद्ध के बाद ये नियम बना कि जो बंगाल में जो कार्य होंगे, प्रशासन होंगे, उसके लिए भारत के जो राजा हैं, शाह आलम है, कुछ पैसे पेड करेंगे, और कंपनी जो है वो राजस्व वसूलेगी, अर्थात दीवानी मामले देखेगी। वो प्रशासनिक उन मामलों को नहीं देखेगी जिसमें पुलिस व्यवस्था इत्यादि है, वो सिर्फ और सिर्फ कर वसूलेगी, व्यापार करेगी। अब बंगाल में शुरू हुआ द्वैध शासन, उसको बोला जाता है द्वैध शासन। द्वैध शासन जो था बंगाल में लूट का 8 साल तक चला था। टोटल लूट का एक ऐसा क्रम था, कुछ कहना नहीं, उसकी किसी भी इतिहासकार ने कोई प्रशंसा नहीं की है। और ये सारे इतिहासकारों ने बतलाने की कोशिश की है कि किस प्रकार से बंगालियों को निर्ममता पूर्वक लूटा गया, और इसमें सब भागीदार थे, अपने पराये। तो अगले वीडियो में हम समझेंगे कि वो द्वैध शासन क्या था, और फिर उस कैसे प्रारंभ हुआ, और उसको किसने ख़त्म किया। लेकिन हम अभी यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्लासी एवं बक्सर के युद्ध को।
तो हमने प्लासी के युद्ध को बताया, बक्सर के युद्ध को बताया कि बक्सर का युद्ध जो था मसल्स पावर का युद्ध था, जिसमें भारतीय शक्तियां हार गई, और भारतीय शक्तियों के हारने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसमें एक संधि शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ और दूसरी संधि अवध के नवाब के साथ हुआ कि भाई आप लोग लड़ाई झगड़ा हमसे नहीं करेंगे, आप हमारे अंदर में हैं और हम जो है बंगाल का दीवानी मामला देखेंगे। हमने लिख रखा है इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई एवं कंपनी बंगाल के निजामत पाई, जिसमें दीवानी एवं राजस्व अधिकार प्राप्त हुए, अर्थात प्रशासन में हम जिम्मेवार नहीं होंगे लेकिन धन सब रखेंगे। तो भाई प्रशासन कैसे चलेगा, कैसे चलेगा आप समझिए, हमको कोई मतलब नहीं है, इसी को द्वैत शासन बोला जाता है। तो याद रखिए कि जो बक्सर का युद्ध था, यहाँ से कंपनी जो है बंगाल की मालिक बन गई और मुगलिया राजा जो थे वो कंपनी के पेंशनर बन गए। याद रखिए इससे पहले मुगल जो थे मराठों के पेंशनर थे। अब उनको क्या मतलब है पेंशन जी ये दे चाहे वो दे, उधर मराठे जो थे पानीपत का युद्ध हार चुके, बहुत कमज़ोर हो चुके थे, और इसी बीच अंग्रेज़ों को मौका मिला, उन्होंने बंगाल जैसा धनी प्रांत को छीन लिया, कब्जा लिया और उसके बाद फिर अपनी शक्ति को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। तो ये था हमारा भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय का दो युद्ध, यानी कि 1756 और 1757 और क्या कह सकते हैं 1764 का बक्सर का युद्ध। तो अब आगे अगले वीडियो में हम ये समझेंगे कि अंग्रेज़ों ने फिर अगली किस भारतीय शक्ति को पराजित किया और फिर कैसे अपना साम्राज्य बढ़ाया। तब तक के लिए नमस्कार।